तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ने चल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बिहार TRE4 TGT PGT का जो निकलता है, चाहे जूनियर का दे रहे हैं बिहार का, सब के लिए एनसीईआरटी है। तो आपको पढ़ना है। आप TRE4 की तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या, कब, कहाँ और कैसे पाठ का नाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ को। यहाँ देखिए, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुमने रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की याद हो, उसको क्या हुआ था वो जानता हो, उसे याद हो तो वो बता सकता है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो देखते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये प्रश्न उठता है कि हम क्या जान सकते हैं। अतीत माने जो बीत चुका है, उसको अतीत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलो, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी शिकारी को आखेटक कहा जाता है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो आगे देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। प्रश्न उठता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये चित्र दिया गया है, एक यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। किधर गया है, इसे दिखा रहे हैं, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, दिया गया है। तो नक्शा को भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी जानवर मार कर खाते थे। आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसमें देखेंगे चित्र में, तो ये भी आपको मिलेगा।
इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो सबसे पहले कौन सी फसल उपजाना शुरू किए? गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किए। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब यहाँ से देखते हैं, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसमें चित्र में देखेंगे तो वो भी दिख जाएगा आपको। तो इसमें क्या है, ये कुछ ऐसे स्थान, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, सभी स्थित थे। अब यहां से देखते हैं फिर, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदी किसे कहा जाता है? जो किसी बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है, तो जो मिलती है उसको सहायक नदी कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700 वर्ष पूर्व, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले यानी बसे हुए थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो इसको भी देख सकते हैं। इसमें गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार में है, इस समय नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके बाद लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे देखते हैं। अभी यहाँ से देखते हैं आगे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो देखते हैं क्यों करते हैं आज लोग यात्राएं। तो एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो यहाँ तक आज इस वीडियो में हुआ। इसके आगे कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दूसरे वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।